नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विदेशों और देशों के बीच साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज गुरुपुरब को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समूचे देशवासियों को गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जम्मू की बात करें, जम्मू शहर की बात करें तो चांद नगर में श्री गुरुद्वारा में एक सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और पूजा अर्चना की। आज जब बर्फ पिघल लिया फिर जो जनता ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, शहनशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। एक कवि ने लिखा है, मैं आज मैं ना कहूँ अब की, मैं ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। ये बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह के आगमन को हम यहाँ बाला प्रीतम गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे हुए हैं और सबका आदर करते हैं। उनका ये आदेश था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम नहीं किया एक दूसरे से वो प्रभु को नहीं पा सकता, चाहे कोई भी हो। दर्शकों, इसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर भी, हालांकि हर जगह पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, एक माहौल बना हुआ था, भक्तिमय माहौल बना हुआ था और श्रद्धालुओं में उत्साह भी था। 3 जनवरी को नगर कीर्तन निकाला गया था, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। दर्शकों, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते बर्फबारी जो है लगातार जारी है। अगर पहाड़ों की बात करें तो सफेद चादर बिछ चुकी है और मैदानी इलाकों की बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है। जब भी बारिश और बर्फबारी होती है, सबसे पहले असर जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है, क्योंकि टनल के आसपास बड़ी बारिश होती है, बड़ी बर्फबारी होती है। बर्फबारी के कारण आज भी टनल पे इसका प्रभाव देखने को मिला। श्रीनगर ने हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आज स्टेनोग्राफी के एग्जाम भी थे और कुछ लोग बर्फबारी के कारण स्टेनोग्राफी का एग्जाम नहीं दे पाए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो एग्जाम है उनको रीशेड्यूल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी से मुतासिर रही बहुत सारी चीजें। दर्शकों, इस बारिश के कारण किसानों को लाभ हुआ है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और इस बारिश के कारण किसानों को जरूर लाभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि ओलावृष्टि हुई थी और धान की फसल खराब हुई थी, मुआवजे की निरंतर मांग की जा रही थी, लेकिन आज की बारिश से किसान खुश है।
बारिश हुई है हमारे, बारिश बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और दूसरा सही मौसम ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 70% ਗਿਰ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਾਹ ਬੂਟਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ खुशी महसूस कर रहे हैं, किसान काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जो कि ये बारिश हुई है। कुदरत का लख लख शुकराना है मालक का। सब्जियां जड़ियां ने सब्जियां थोड़िया बारिश के नाल पानी पूनी हो गया, बत्तर हो जाएंगी जमीना तो मौसम थोड़ा जिहा खुलता है तो किसान सब्जियां भी लगाएंगे। और जड़ियां पहलियां सब्जियां हो जी पहली बारिश हुई है बेमौसमी, उस दे नाल काफ़ी नुकसान होया ही। लेकिन हुण ये है कि हुण अगे किसान जिहड़े अपनी सब्जियां दोबारा लगा के ते अपना रोटी रोजी का जिहड़ा गुजारा वो चला लैणगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आतंकवाद की। तो आज पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। यह बड़ी कामयाबी 2022 के चढ़ते ही लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, जिसमें से यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दर्शकों, भाजपा नेता सद्दीक खान से हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है सद्दीक खान, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और माइनॉरिटी सेल के फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं। सद्दीक खान साहब, आप हमें ये बताइए कि आज जो पंजाब में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था और इस केंद्र शासित प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने की दावत दी है। मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है कि पंजाब के फ़िरोज़पुर में जहां आज के दिन आज के दिन हमारे देश के विश्वसनीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का फ़िरोज़पुर में लोगों को खिताब करना था, रैली को संबोधित करना था, क्योंकि पंजाब सरकार जो वहाँ की जो क़यादत पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी सिंह कर रहे हैं, तो उनकी नाअहली की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से उन्होंने आज बारिश का बहाना बनाकर उस पंजाब में जहाँ मोदी जी को आना था वो उस रैली को जो है होने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा फेलियर है। नैतिकता के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सिंह को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, वो किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा ना देना, सुरक्षा में चूक करना, इससे सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी और सबसे बड़ा फेलियर है चन्नी सिंह का। उसको तुरंत सबके अवाम को माफ़ी मांगकर जो है अपनी जिम्मेदारी से मुस्तस्ना होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पर, बठिंडा एयरपोर्ट पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सीएम का कि बाल बाल बच गया हूँ। जाहिर बात है, तो ये
जो है एक तो ये जो कांग्रेस का जो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तो कांग्रेस को यहाँ पर एक दो डाउट ऑफ बेनिफिट मिला, क्योंकि शायद आज पहली बार ऊपर वाले ने उनकी थोड़ी बहुत सुन ली, ताकि उनको बारिश का बहाना मिला। बारिश का बहाना मिलकर फिर उन्होंने सिक्योरिटी में जो उन्होंने चूक की है उसको देखते हुए फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चैनी सिंह के साथ बात करना चाहा, उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन लगता है मुझे कि शायद उन्होंने उनकी कॉल शायद अटेंड नहीं की। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इससे बड़ी शर्म की और घटियापन क्या हो सकता है कांग्रेस का। ये उनके कहते हैं ना कि अब उनके आखिरी दिन है कि इस हद तक गिर सकती है कांग्रेस। मैं कहता हूं कि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं कि चूक हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर बारिश के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ सके, जनसभा में क्राउड कम था, इसलिए प्रधानमंत्री ने ठीकरा जो है सिक्योरिटी के नाम पर फोड़ा है। विनोद जी, आप मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो न सिर्फ अपने भारत में एक बहुत बड़े सक्षम प्रधानमंत्री के तौर जो है हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क में किसी भी रियासत में जाएं और उनका स्वागत, उनका इस्तेकबाल लोग ना करें? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कांग्रेस का? अरे मैं दुनिया तरसती है प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने के लिए, न सिर्फ अपने देश में बल्कि फॉरेन में। जिस देश में भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनके जाने से पहले ही लाखों क्या तो करोड़ों लोग जो है उनका एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बैठे रहते हैं। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि लोग नहीं आए थे, लोग नहीं मिलना चाहते थे? ये सबसे बड़ा झूठ है जो कांग्रेस लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाना चाहती है। और खान साहब, कांग्रेस ने यह भी कहा है, सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये रूट भी तय नहीं था, ये रूट भी खुद पीएम की सिक्योरिटी ने तय किया। आपको देखिए, एक जो है हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। इस बहुत बड़े मुल्क के एक कदावर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या एक चीफ मिनिस्टर को करना होगा? उसकी सिक्योरिटी जो है, जो सेंटर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, एनएसजी हैं, उनको तय करना होता है कि किस रूट से जो प्राइम मिनिस्टर को जाना है। इसके बारे में जो स्टेट का जो है, जो चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव नहीं है, यह उसके हद इख्तियार में नहीं है कि उसको पूछें किस रूट से जाएं क्या ना जाएं। हाँ, अलबत्ता जो वहाँ के डीजीपी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको संपर्क करना चाहिए, लगातार उनको टच रहना चाहिए मरकज़ के साथ। उन्होंने बहाना बनाया। ये कांग्रेस ने डिलिबरेटली मैनिपुलेटेड जो है डॉक्टरेट क्या करके उन्होंने एक एक प्लान बनाया कि किस तरह हम बारिश का बहाना बनाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रैली में संबोधित करने से रोकें। लेकिन कहीं नया प्रचलन तो नहीं चल रहा? कांग्रेस शासित प्रदेश है, बीजेपी के से ताल्लुक रखते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा तो आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार होगी, वो भी ऐसे कर सकती है। ये गलत प्रचलन चल पड़ा ना। ये जो है ये सबसे बड़ा फेलियर है कांग्रेस का। इससे सबसे बड़ी नाकामी उनकी है, सबसे उनका गलत अप्रोच है और गलत सोच है। शायद मैंने पहले भी कहा, आप विनोद जी, शायद उन्होंने जो है ऊपर वाले से प्रार्थना की होगी कि आज जो है जो बचा खचा कांग्रेस पंजाब में है, जिसके दम पर वो सरकार चला रहे हैं, कि अगर मोदी जी यहाँ आए, लोगों के जनसैलाब को उन्होंने संबोधित किया, तो ये उनकी नया जो है, जो अभी फिलहाल थोड़ी बहुत जो है चल रही है, वो भी डूब जानी थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि रात तक हमें ये एश्योर्ड किया गया था कि किसी तरह का कोई हडल क्रिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन सुबह डेलिबरेटली सरकार की मिली भगत से कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। ये जाहिर है, ये तो उनको पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ जाएंगे, उनका जो वो एक बहुत बड़ा पैकेज, जो 40,000 करोड़ का पैकेज मिलने वाला था पंजाब को, कांग्रेस ने पिछले 7 दहाइयों से पूरे देश का ऐसे ही बेड़ा गर्क किया अपनी कूटनीति की वजह, खुद की सेल्फिशनेस की वजह से, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आज तक यही तरीका इख्तियार किया कांग्रेस ने। आज 40,000 करोड़ का पैकेज मिलने वाला था जो है पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को मिलने वाले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये कांग्रेस का फेलियर है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ करके दिखाया लोगों को, देखिए हम जा रहे थे पंजाब में देने के लिए, लेकिन पंजाब की सरकार
जो आखिरी सांसें ले रही है, वो नहीं चाहती कि पंजाब के लोगों का भला हो। सदीक खान जी, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं, जो ड्राफ्ट आया है, डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आया है, उसमें कश्मीर प्रोविंस को एक सीट वो मिली है, कुपवाड़ा में एक सीट मिली है, और 6 सीटें जो हैं जम्मू प्रोविंस में मिली हैं। क्या जम्मू कश्मीर प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा? देखिए, मैं जहाँ तक डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट आया है उसमें 6 सीटें जम्मू को मिली हैं और 1 सीट कश्मीर को मिली है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हमें इस बात को भी बखूबी जानना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आज़ाद इदारा है। क्या रीजनल पार्टी कश्मीर की आवाम को इस मुद्दे को लेकर के मिसलीड कर रही है, गुमराह कर रही है? वोट बैंक की राजनीति। आज तक उन लोगों ने कौन सा मुद्दा नहीं छोड़ा जिसका उन लोगों ने जो है इस्तेमाल नहीं किया है? आज तक उन लोगों ने कौन सा हुर्बा जो इस्तेमाल नहीं किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाने में उन्होंने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसका भी वो इस्तेमाल शुद्धमत से करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो इस बार भी वो लोगों को गुमराह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती मकबूलियत, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो है शाबाशी न सिर्फ अपने देश में हो रही है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको विनोद जी, आज से पहले 5 साल 6 साल बैक जाइए कि कश्मीर से हम यहाँ आते थे गाड़ी में, खुदा की कसम हमें 9 से 10 घंटे लगते थे जम्मू आने में। आज की डेट में यहाँ आ जाओ सिर्फ 4 घंटे लगते हैं कश्मीर से। तो मेरा मानना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी जी की सरकार ने या जम्मू कश्मीर में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जिस ईमानदारी से काम करते हैं, जिस तेज रफ्तारी से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होती है। सदीक खान जी, लेकिन सदीक खान जी, वो लोग कहते हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट उनके लाए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ फीते काट रहे हैं जी। किसी के इनॉग्रेशन करने से, किसी के रिबन 50 बार उन लोगों ने रिबन काटे थे रेल प्रोजेक्ट्स को, कभी काम शुरू हुआ था? भाई साहब, उनके पास पैसा ही नहीं था। लेकिन मान लेते हैं अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स को पिन पॉइंट किया था, एयरमार्क किया था, लेकिन पाए तकमील तक किसने पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, भले ही कांग्रेस ने उनकी इनॉग्रेशन एक बार नहीं 50 बार की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन तमाम प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील पहुंचाकर, बल्कि और भी जो जम्मू कश्मीर को दिया है सौगात में, मैं समझता हूं कांग्रेस ने अपने 70 साल दौरे इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं दिया। ये मेरा मानना है। सदीक खान साहब, 370 पास्ट हो गया, 35 से पास्ट हो गया। हालांकि अभी भी ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसको लेकर के कश्मीर में पेनिट्रेट कर रही है, कश्मीर में लोगों को गुमराह कर रही हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के कार्यकर्ता, कश्मीर के नेता पब्लिक के बीच में ये कहते हैं कि इस मुगालते में मत रहें, ये लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं? क्या आप छाती ठोक के कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा? बिल्कुल, मैं ये आपको बात वसूख से कहता हूँ, आपके माध्यम से तमाम नास को बताना चाहूँगा कि हम छाती ठोक के कहते हैं कि ये वही लोग हैं, खा वो महबूबा जी हो, खा वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, ये जिस तरह आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तब जाकर इनका रोल कैसा होता है, इनका तब जाकर इनकी कहनी क्या होती है, करनी क्या होती है। और आज की डेट में जब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत हमें जीना हराम कर देगी, नाक में दम करेगी, और इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, इसीलिए ये आज फिर से लोगों ने, क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ, लोगों के सामने जाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ इनको धारा 370 हम वापस लाएंगे। सदीक खान साहब, आपने जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में ये साफ लिखा था कि 370 पे चर्चा नहीं करेंगे। इतनी मजबूरी क्यों आ गई थी सत्ता के लिए? देखिए भाई साहब, हम एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफिकल जो है, जो मीनिंग्स हैं यहाँ पर, जो जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है, कश्मीर में अलग तरह की पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि अगर 70 साल एक बहुत बड़ी लंबी एज होती है, 70, 80 साल, 60 साल से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, जहाँ पर मेजॉरिटी की सीटें थी, 47 सीटें थी, आपने उनको लुभाया, बेवकूफ़ बनाया, ढगमगाया, उनको ठगाया, तो फिर उनको फटाफट
उनकी जो स्पीड 150 पर थी, वो स्पीड आप 0 पर नहीं ला सकते थे। तो स्लोली एंड स्टडी विन इज द रेस। भारतीय जनता पार्टी का मानना था, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है हुकूमत बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की क़यादत वाली सरकार ने यह साबित कर दिया, एहसास दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कैन डू द बेस्ट। तो उस वजह से हमारे पास उस वक्त जो मैंडेट मिला था, हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि हम दोबारा लोगों को चुनाव में जो है ले जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो खजाने पर, वो भी लोगों का खजाना है, तो उसको हम बर्बाद करने से बचाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हमने यही माना, पीडीपी के साथ सरकार बनाई ताकि ये मानकर इनको आदत हो जाएगी कि एक नेशनलिस्ट पार्टी के साथ चलकर वो भी नेशनलिस्ट बन जाएं। लेकिन अफसोस मुफ्ती साहब के देहांत के बाद जब महबूबा जी इक़्तिदार में आई, लेकिन फिर उन्होंने वही सेपरेटिज्म जो है चलाना चाहा, जो अलगाववाद चलाना चाहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने कहीं भी किसी भी रियासत में कहीं भी कभी भी चाहे देश में हमने अपने से ज़्यादा, पार्टी से ज़्यादा देश को हम ये मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, हमने देश के खातिर सरकार को लात मारी और महबूबा जी को हमने कुर्सी से हमने पुल आउट कर दिया। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपने पावर के लिए सरेंडर तो किया, आपने विचारधारा को सरेंडर किया। हमने कहा ना कि हम देश के खातिर, क्योंकि उस वक्त स्टेट चक्कर को, एक्सचक्कर को नुकसान हो रहा था, दोबारा हम नहीं बनाते सरकार, तो उस वक्त दोबारा इलेक्शन और क्या उपाय था? सरकार बनाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। हमने फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, लेकिन हमने उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने अपनी जो विचारधारा उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया। आत्मा को फिर हमने विड्रा क्यों किया? तब किया जब आपकी बात मानी नहीं जा रही थी, वो डिक्टेट कर रही थी महबूबा मुफ्ती, आपको अपने डंडे से चला रही थी। तो किसी को मौका देना गुनाह है क्या? आज भी हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद, जिन बच्चों ने बंदूकें उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने वो कहती है कि आपको कानून के हवाले कर दो, बंदूक छोड़ दो, कौमी दायरे में आ जाओ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। वो अपने बच्चे हैं लेकिन भटके हुए हैं। इसी तरह अगर महबूबा जी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने माना है कि इसको हम अपने साथ चलाकर ठीक करेंगे, वो ठीक नहीं चली तो हमने इसको किक कर दिया। तो इसमें बुराई क्या है? अब गुपकार अलायंस मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी का जो 50+ का टारगेट है, लक्ष्य है, उसको अब पूर्ति हो पाएगी? गुपकार अलायंस ये 2-3 पार्टियों का जो है, 2-3 पार्टियों का जो अलायंस है, उसके बगैर भी वहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सिर्फ गुपकार अलायंस जो है ठेकेदार नहीं है जम्मू कश्मीर के, वो अपने आप को जो दावा से कहते हैं कि हम 50 से ज़्यादा लेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसा वहाँ और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, पैंथर पार्टी है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, 3-4 पार्टियाँ हैं। तो वो तो उनकी वो ग्राउंड में है, वो सीटें ले जाएं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है वैसा। लेकिन आपको पता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने भी जो ड्राफ्ट आया उसका विरोध किया है कि ये असंवैधानिक तरीके से है। ये जो कमीशन बना है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया है और उसके कहने पे इसने काम किया। देखिए जहाँ तक देखो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की बात, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी, देखिए भाई साहब, एक फैमिली में जो एक फैमिली होती है उसमें भी कुछ लोगों की जो है कुछ इश्यूज़ को लेकर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता, इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन कश्मीर में किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? कश्मीर वालों को आपकी आइडियोलॉजी सूट ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की बदलाव आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सूट करती है जो कश्मीर के लोगों को भी। ये हमने तब साबित कर दिया जब वहाँ पंचायत इलेक्शन हुए, हमारे सैकड़ों के हज़ारों 5 सरपंच जीत कर आए। तब हमने साबित कर दिया जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, हमारे जो है नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट जीत कर आए। तब हमने साबित कर दिया भले ही 3 BDCs लेकिन जीत कर आए। स्लोली एंड स्टडी विन इज द रेस। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 1982 में 2 सीटें थी लोकसभा में, भाई साहब आज दुनिया की सबसे मजबूत शक्तिशाली अगर पार्टी कोई मानी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। इसी तरह आए दिन आने वाले समय में मनोज जी, मेरा दावा है, वो सुख से कहना चाहूँगा और हकीकत के आधार पर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी आने वाले इंतखाबात में कम से कम दर्जन से ज़्यादा सीटें निकालेगी। ये मेरा चैलेंज है। आप अभी तक एक सीट निकाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह और इलेक्शनों में हमने सीटें निकाली, इंशाल्लाह असेंबली जो है चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी खाता खोलेगी। इंशाल्लाह दर्जनों में हम सीटें निकालेंगे, मेरा मानना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य एसोसिएट्स है, तीनों MPs जो है पार्लियामेंटेरियन, तीनों के तीनों जो है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट्स मेंबर है और उन्होंने कहा है
कि 2026 तक ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, जो फ्रीज किया हुआ है वैसा ही रहना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अपनी बालादस्ती को कायम करने के लिए देखिए उन चिल्लाना तो है उनको लोगों के सामने। अपोजिशन का काम होता है कि अच्छे से अच्छे काम को भी जो है अपोजिशन करना, उसी का नाम अपोजिशन है। लेकिन अगर अपोजिशन कहते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि अगर इख्तलाफ हूँ बराई तामीर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि जब ये यूनाइट होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कार्यकारिणी में कहते हैं 50+, क्या कैसे संभव है? कैसे संभव है? वो तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार ये कहा, मुझे आज तक बताया, अगर हमने अच्छी सरकार नहीं चलाई होती तो क्या लोग औरों की पार्टी छोड़कर, जिन्होंने 70, 80, 40, 45 साल हुकूमत की, वो पार्टी छोड़कर भागकर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लेते? नहीं ना। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत किस आधार पर? गुड गवर्नेंस के आधार पर, इक्वली डेवलपमेंट के आधार पर। और पार्टियां जो बाकी लोग हैं वो खत्म होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और ये इंशाल्लाह बढ़ता ही रहेगा। और आगे तब तक जब तक हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, ये बढ़ता रहेगा। सिद्दीक खान साहब, लोग तो ये भी कहते हैं, विपक्ष तो ये भी कहते हैं कि अगर आप पार्टी के विरोध, सरकार के विरोध में कुछ बोलते हैं तो साम दाम दंड भेद, ईडी है, NIA है, बहुत सारी एजेंसीज, आप उसके पीछे लगा, कहीं डर के मारे तो नहीं लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? फिर मैंने आपको उसी बात का जवाब दूंगा कि अगर ऐसा होता, अगर मरकजी सरकार का कंट्रोल तमाम एजेंसीज पर होता, तो फिर क्या कांग्रेस, जब उनकी सरकार थी, उनकी भी सरकार जो है, जो UPA सरकार थी, UPA 2 थी, जिसमें उनके बड़े बड़े मंत्री 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 53,000 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मरकजी सरकार सब एजेंसीज को अपने मंशा के मुताबिक चला लेती या चला सकती है, तो उस वक्त समय वो अपने मंत्रियों को कैसे फंसा सकती? ये आज ये इल्ज़ाम है कि ये जो है ED को इस्तेमाल करते हैं, ये IB को इस्तेमाल करते हैं, NIE को इस्तेमाल करते हैं, ये एलिगेशन है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं NIA या ED उनके घर में रेड डाल देती है। वो NIA या ED जो है वो अपना रूटीन का काम करते हैं भाई साहब, वो उनका रूटीन का काम करना भी नहीं चाहिए। तो देखो, एजेंसीज का काम है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका काम है कानून की बालादस्ती को कायम रखना। उनका काम है कि क्रिमिनल्स को ढूंढ निकालना, उनके खिलाफ उनको पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो ये जो है, ये उनका एक वहम है, बुरा सपना उनके लिए एक वहम है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिद्दीक खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम। माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।